गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग खुशहाल। देखो, यहां एनालिसिस हो रही है दो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन की। कई बार ऐसा होता है कि दो ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता। कई बार होता है कि दो ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता। अच्छा, खूबी की बात एक और है कि कभी कभी उन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं रहता। कभी कभी उन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन भी वर्क नहीं करता है। ये भी बात ध्यान समझने वाली है। तो किन कंडीशन में, देखो पहली कंडीशन ये है कि रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और फिर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो किन कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन भी वर्क नहीं करेगा। तो वही चीज है, हम यहाँ एनालिसिस करने जा रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। और है क्या ये? कंडीशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन देखो। तो देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, मान लिया कि दो ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स F1 और F2 ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उन ब्लॉक्स पर एक्सटर्नल फोर्सेस को देखते हैं। तो ये F1 मान लिया, एक F2 मान लिया, इसी दो ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स F1 और F2, और फिर उनकी वजह से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं A1 और A2। अगर मान लो कभी A1 और A2 की वैल्यू बराबर आ गई, ध्यान से सुनना, A1 और A2 की वैल्यू बराबर आ गई, इसमें हमने अभी फ्रिक्शन को एब्सेंट मानते हुए ये एनालिसिस किए, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 होगी। फॉर एग्जांपल, इस फर्स्ट लाइन पे, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है, ये इस पे आपका ये एग्जांपल, जैसे सपोज करिए एक ब्लॉक है M1, एक ब्लॉक है M2, और वो दोनों इंक्लाइन पर रखे हुए हैं। ये दोनों के दोनों नीचे स्लाइड करते हुए आ रहे हैं। ये दोनों किस पे रखे हुए? ये दोनों इंक्लाइन पर रखे हुए और दोनों के दोनों स्लाइड करते हुए नीचे आ रहे हैं। अब इसमें देखो क्या है, इफ देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, मान लिया कि ब्लॉक्स के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं है, ये दिया हुआ, यानी कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, और नीचे का जो ये प्लैंक है या प्लेन जो है ये स्मूथ है, तो मैं कहता हूं कि इनके बीच में आप चेक करिए कि कोई फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके बीच में हम जो फ्रिक्शन लग रहा है, पॉसिबिलिटी है, उसको हम एब्सेंट मान लेंगे। उसको अगर हम एब्सेंट मानेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस पर जो नीचे की ओर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज M1G sin थीटा, और इस पर जो लगने वाला नीचे की ओर एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज M2G sin थीटा। और अब अगर आप दोनों के अलग अलग एक्सेलरेशन निकालें, मींस A1 और A2 निकालेंगे, तो आप पे A1 और A2 दोनों बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब A1 और A2 हमारे दोनों बराबर हैं तो इनके बीच में कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। बहुत काम की बात बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, इनके बीच में कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। फिर देखिए दूसरी लाइन मैंने क्या लिखी है। दूसरी लाइन मैंने लिखी हुई है कि इफ A1 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू 0, A1 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू 0, A1 और A2 जो आ रहे हैं उनका डिफरेंस 0 के बराबर नहीं, तब क्या होगा? देन सरफेस टेंड्स टू स्लाइड, तब सरफेस में स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी। ये बात अलग है कि वो स्लाइड कर रही है नहीं कर रही है। देन सरफेस टेंड्स टू स्लाइड रिलेटिव टू ईच अदर, और इस केस में, इन दिस केस, यानी इस केस में क्या होगा कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अब देखिए,
इस लाइन पर बेस हमने ये एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल इस लाइन पर बेस है। पहले स्टेटमेंट को ये एग्जांपल कवर कर रहा है, दूसरे स्टेटमेंट को ये एग्जांपल कवर कर रहा है। यहां देखिए क्वेश्चन कैसा आपके सामने आ रहा है। तो मान लिया एक M1 है, एक M2 है। अभी रुक जाइए, एक M1 है और दूसरा क्या है, M2 है। M1 पर हमने F1 फोर्स लगाया और M2 पर हमने F2 फोर्स लगाया, और मैंने यहां कंडीशन दे दी कि इनके बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं है। साथ में एक कंडीशन और दे दी कि ग्राउंड स्मूथ है। अब अगर आप देखो, सबसे पहले चेक करके देखो, M1 और M2 में एक जैसे नहीं ले रहा हूं, तो इसका मतलब अगर आप इनके बीच में सबसे पहले फ्रिक्शन को अगर आप एब्सेंट मानते हैं, तो उस कंडीशन के हिसाब से जो A1 और A2 आएंगे, उस कंडीशन के हिसाब से A1 आएगा F1 अपॉन M1 और A2 आएगा F2 अपॉन M2, जो आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई फ्रिक्शन होगा। अब हम एग्जैक्ट वैल्यू A1 और A2 की पता करने चलते हैं, और दिया हुआ है कि नो स्लाइडिंग, कोई स्लाइडिंग नहीं है, तो A1 और A2 को हमको बराबर रखना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए देखिए हम FVD बनाएंगे। हमने इसकी FVD बनाई, ऊपर वाले की और नीचे वाले। तो आप ये देखिए कि अगर आपने ऊपर वाले पर फोर्स लगाया F1, तो नीचे वाला ब्लॉक उसे रोकने की कोशिश करेगा, दैट इज उसने उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट किया। फिर इस नीचे वाले ब्लॉक को देखिए, नीचे वाले ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया F2। याद रखिए फ्रिक्शन हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के फॉर्म में लगता है। अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगा, तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो आगे लगेगा। अब हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली किसकी, A1। कैसे निकालेंगे, तो नेट फोर्स, दिस इज कैपिटल F1 माइनस F इज इक्वल टू M1 A1। इसकी निकाली F2 प्लस F इज इक्वल टू M2 A2। कहा ये गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि नो स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, मतलब A1 और A2 जो आपके हैं, अगर कभी कोई चीज स्लाइड नहीं करती तो इसका मतलब दोनों के एक्सेलरेशन सेम होते हैं। तो A1 और A2 ये दोनों जो आपके हैं ये बराबर होने चाहिए, और जैसे ही आपने इसको बराबर किया तो आपको इसके बीच में लगने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता लगे। ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहां दो एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखो दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग, एक लाइन ये उसके करस्पॉन्डिंग ये एग्जांपल, एक लाइन ये उसके करस्पॉन्डिंग ये एग्जांपल। तो इन दोनों केसेस में हमने दो लाइंस के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, एनालिसिस। किसकी एनालिसिस की, स्टैटिक फ्रिक्शन की एनालिसिस। ये हमारी पहली बात हुई। अब हमने यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपने बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन हमने यहां देखिए दोनों ब्लॉक पर फोर्स लगाया और इस बार अपोजिट लगाया। कैपिटल M दोनों के मास हमने कैपिटल M मान, और मैं आपसे ये कहता हूं कि इन दोनों सरफेस के बीच में, यहां पर मैं इसे स्मूथ ले लेता हूं, और इन दोनों सरफेस के बीच में μs की वैल्यू इतनी है और μk की वैल्यू इतनी है। अब क्वेश्चन मेरा यहां पर है, फाइंड, वैसे तो मैंने ऊपर लिख दिया था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ P। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ P सच दैट स्लाइडिंग अकर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स, इन दोनों ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग हो जाए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ P सच दैट स्लाइडिंग अकर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स। तो जब भी हमें ऐसी कंडीशन सोचनी होती है कि स्लाइडिंग अकर, तो हम ये सोचते हैं कि आखिर कब तक किस एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए वो दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे थे। मींस हमें यहां पर एक लिमिटिंग कंडीशन डिसाइड करनी होती है, लिमिटिंग एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग। लिमिटिंग एक्सेलरेशन का यहां मेरा क्या मतलब है, यहां मेरा मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की वो वैल्यू जिसके लिए ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे थे।
वो मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए हमने यहाँ पर देखिए यहाँ तो लगने वाला फोर्स P/2 है और यहाँ लगने वाला फोर्स। देखिए अगर मान लीजिए कि आपने इसको इधर खींचने की कोशिश की तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा। दूसरी बात है, ये हमने मान लिया, आप जब इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लिया कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए और ए है, तो आप सबसे पहले इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? इसकी इक्वेशन आप लिखेंगे P माइनस एफ इज इक्वल टू एम। मास दोनों के कितने, देखो मास दोनों के 1-1 kg, तो यहां मैं इसको ये M2 लिख देता हूं, M2 को भी 1 लिख देता हूं, और यहां आप देख ही रहे हैं M1 भी 1 kg। ज्यादा लिखने से भी घिचपिच होती है तो उसको मैं अवॉइड करता हूं। तो यहां देखो P माइनस एफ, इसके लिए अगर आप इक्वेशन तो 1 × A, इसके लिए क्या होगा, अगर कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है तो इसको भी आगे चलना पड़ेगा। अगर आगे चलना पड़ेगा तो यहां पर ये है F और ये है P/2। F माइनस P/2 इज इक्वल टू 1 × A। दोनों के लिए हमने इक्वेशन, यहां से मैंने देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना, जब भी पूछते हैं कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F, जो क्या कर दे उनके बीच में रिलेटिव मोशन को स्टार्ट कर दे, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिमिटिंग केस मान करके चलते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों के लिए कब तक सेम है, किस फोर्स के लिए सेम है। तो यहां हमने देखा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है P/4, और अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू P/4 किसी में भी रख देता हूं तो F की वैल्यू आ रही है 3P/4, यानी कि दोनों के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है दैट इज 3P/4। लेकिन आप एक बात बताइए, फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो अपनी वैल्यू 0 से मैक्सिमम के बीच में एडजस्ट करता है। तो यहां क्या हो रहा है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये अपनी वैल्यू को 0 से मैक्सिमम के बीच में एडजस्ट कर रहा है, और एडजस्ट करते हुए इस फोर्स की जो हमें मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इस फोर्स की कितनी है, μs/mg। मतलब ये जो भी आप फ्रिक्शन निकालेंगे वो हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए। तो ये देखिए, ये जो फ्रिक्शन आया ये मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा कम रहेगा। हमने ये कंडीशन लगा दी, हमने ये कंडीशन लगाई लेस देन और इक्वल टू, तो इस जो राइट हैंड साइड की वैल्यू आ रही दैट इज 10 न्यूटन। इसका मतलब अगर मैं लिमिटिंग कंडीशन लगाऊं तो P की वैल्यू क्या आ गई, 10 न्यूटन। और जो लिमिटिंग कंडीशन भी होती है वही हमारी मिनिमम वैल्यू मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 10 न्यूटन से फोर्स को थोड़ा सा भी 0.00001 भी इंक्रीज किया तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो हम इसे 10.00001 ना लिख करके हम इसे जो भी लिमिटिंग वैल्यू आती है उसी को आंसर मान लेते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर P इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 न्यूटन इस क्वेश्चन का। देखिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि इस क्लास में आने से पहले अपना बेस्ट करके आओ, घर में अपना बेस्ट करके आओ, नहीं तो उड़ जाओगे। घर में अपना बेस्ट करो, क्योंकि ये मेनली जो बैच चल रहा है ये उन बच्चों के लिए है जिनका जून और जुलाई में एग्जाम है, वेदर नीट, जेई और जेई एडवांस। तो इसके लिए आने के पहले आप बिल्कुल ऐसे उठकर अगर आएंगे तब आपको दिक्कत होगी, जगह जगह क्वेश्चनिंग होगी। तो मेरा ये कहना है कि बेस्ट करो, घर में खूब इसकी प्रैक्टिस करो, तब यहां संभाल पाओगे। क्योंकि चीजें मैं नॉर्मल नहीं लूंगा, नॉर्मल लूंगा तो सुबह उठाने का आपके लिए मतलब ही कुछ नहीं बनता, और रैंक बूस्टर के तो धज्जियां उड़ जाएंगी नाम रखने की। ठीक है, तो अब एक बार ध्यान से, मैं अभी 2 मिनट देता हूं, इसके बाद आप लोग क्वेश्चनिंग शुरू करेंगे। एक बार ध्यान से आप लोग इस पूरी चीज को अपने से रिव्यू करिए। 2 मिनट में दे रहा हूं, इसके बाद से क्वेश्चनिंग शुरू।
चलिए अब वन बाय वन अपने अपने डाउट्स पूछो जहां जहां इसमें कुछ क्वेरीज आ रही है। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे के केसेस देखेंगे।